बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आईबीए के जो टेस्ट 12 जून से शुरू हो रहे हैं इंटरमीडिएट के, उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पास पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया में किस बड़ा आज़म की आबादी सबसे ज़्यादा है? बड़ा आज़म एशिया की। और सबसे कम किसकी है? अंटार्कटिका की। और दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी एशिया ही है, इसको भी लाजमी याद कर लें। और जो सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2 है, द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का तीसरा बड़ा समुंदर कौन सा है? बहर हिंद, यानी कि द इंडियन ओशन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर इसको तरतीब से देखा जाए तो द पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और अटलांटिक ओशन दूसरा बड़ा ओशन है, इंडियन ओशन तीसरा बड़ा, जबकि एंटार्कटिक ओशन जो है वो चौथा बड़ा ओशन है। और सबसे जो आखिर में है सबसे छोटा ओशन वो है द आर्कटिक ओशन। और ओशंस के रिलेटेड जो और एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं वो ये है कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट किस ओशन में वाक़या है? मरियाना ट्रेंच किस ओशन में वाक़या है? वो पैसिफिक ओशन में ही वाक़या है। जबकि बरमूडा ट्रायंगल किस ओशन में वाक़या है? बरमूडा ट्रायंगल द अटलांटिक ओशन में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हिंदू कुश रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस द टेरिटोरीज ऑफ। जो हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिला है वो किन दो मुल्कों के दरमियान वाक़या है? ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़या है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और हिंदू कुश रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तिरछमीर, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7690 मीटर्स है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? कुराक्रम रेंज, कुराक्रम का पहाड़ी सिलसिला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कौन सा है? यहाँ पर भी काफ़ी लोग गलती करते हैं, वियना लगा देते हैं, जबकि वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, यानी कि बड़ा आज़म है, और आजकल इसको ओशनिया का नाम भी दिया जाता है, जिसमें और काफ़ी सारे मुल्क शामिल हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक एक और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ग्रेट बैरियर रीफ किस कंट्री के करीब वाक़या है? वह एक कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साहिल के करीब वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में कौन सी झील सबसे ऊंचाई पर वाक़या है? इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, द रश लेक। और रश लेक कहाँ पर वाक़या है? ये नगर वैली गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। और इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस को भी देखते चलते हैं। अगर मंचर लेक की बात की जाए तो मंचर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, यानी कि कुदरती लेक। और ये मंचर लेक कहाँ पर वाक़या है? ये जामशोरो में वाक़या है, जामशोरो सिंध में। और ये जो किंजर लेक है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। और ये किंजर लेक कहाँ पर वाक़या है? ये ठट्ठा सिंध में वाक़या है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आल्सो नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस फॉर्मरली वाज क्रिएटेड इन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसका पहला नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो कब बनाई गई थी? वो 1969 में बनाई गई थी। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये 25 सितंबर 1969 में बनाई गई थी। और अभी जो टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर्स के पेपर हुए हैं उसमें यह भी पूछा गया था कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कब रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 2011, यानी कि 2011 में। और अगर इसके मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें टोटल 57 मेंबर्स हैं, यानी कि 57 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप कंटेस्ट फॉर द लास्ट टाइम इन। पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप आखिरी बार कब जीता था? 1994 में। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। और हॉकी के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स किस टीम ने जीत रखे हैं? इसका भी करेक्ट आंसर पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी। और पाकिस्तान ने सबसे पहले हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता था? 1971 में। दूसरी बार 1978 में जीता था, जबकि तीसरी बार 1982 में जीता था, और चौथी और आखिरी बार 1994 में जीता। क्वेश्चन नंबर 8 है, द माउंट गाडविन ऑस्टन इज़ द नेम ऑफ। गाडविन ऑस्टन किस पहाड़ी का नाम है? K2 का। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है।
और K2 की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सैवेज माउंटेन किस माउंटेन को कहा जाता है? K2 को, क्योंकि इसको सर करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा नांगा पर्वत की बात की जाए तो नांगा पर्वत हिमालयन पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, और हिमालयन पहाड़ी सिलसिले का जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है उस हिस्से की ये सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 8828 मीटर्स। और इस बात का लाजमी ध्यान दें कि हिमालयन पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी ये नांगा पर्वत नहीं है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर के करीब वाक़ है। और जो हिमालयन पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा पाकिस्तान में आता है ना, उसमें ये सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सक्खर टू मुल्तान मोटरवे इज़ नाउन एज। जो मोटरवे सक्खर और मुल्तान के दरमियान वाक़ है उसको क्या नाम दिया गया है? M5 मोटरवे। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और पाकिस्तान की मोटरवेज़ पर जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहली मोटरवे कौन सी बनवाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है M2 मोटरवे, जो कि लाहौर को इस्लामाबाद के साथ मिलाती है। और इसके अलावा दूसरा फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी मोटरवे कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है M8 मोटरवे। ये राटोडरो को ग्वादर के साथ मिलाती है और इसकी टोटल लेंथ है 892 किलोमीटर। और ये जो N35 हाईवे है जिसको मैंने ऑप्शन बी में दिया है, ये कुराक्रम हाईवे का दूसरा नाम है। कुराक्रम हाईवे को N35 हाईवे भी कहा जाता है और इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 1300 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सिटी इज़ नाउन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। किस शहर को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट कहा जाता है? क्वेटा को। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और ये भी याद रखें कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से प्रोविंस को फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान इज़ नाउन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। अब हम एवरीडे साइंस की MCQs को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जहाँ से रोशनी ना गुजर सके। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट किसी लाइट के करीब ले जाया जाए तो उसका जो साया है वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। मिसाल के तौर पर जब किसी एक कमरे में बल्ब जल रहा हो तो आप उसके उल्टी साइड पर किसी कोने में खड़े हो जाएं तो पीछे की तरफ देखें तो आपका साया छोटा होगा। जितना ही आप बल्ब की तरफ, लाइट सोर्स की तरफ चलते जाएंगे तो आप पीछे देखें तो आपका साया बड़ा होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ी सी रोशनी गुजर जाए और थोड़ी सी ना गुजर सके, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और ये भी याद रखें कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें तकरीबन सारी रोशनी गुजर जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अंदाज़ा जाल में से कौन सा एक ऑब्जेक्ट खुद की रोशनी खारिज नहीं करता? इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, मून। ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, जबकि सन, स्टार्स और फायरफ्लाइज की अपनी रोशनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म इज़ नोन एज। जब आप किसी वेपर्स को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसा प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस काज होती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और अगर ब्राइबरी की बात की जाए तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायामीन भी है। और ये जो स्कर्वी है ये विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जबकि रिकेट्स विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाय होम कायद-ए-आज़म वाज टाइटल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का टाइटल किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? सरोजनी नायडू को इंडिया का नाइट इन गेल कहा जाता है। और ये टाइटल सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फ्राम। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो कि 1867 में शुरू हुई थी, वो किस शहर से शुरू हुई थी? वो बनारस से शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वाज द पेनल्टीमेट वाइसराय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर का पेनल्टीमेट
पेनल्टीमेट कहते हैं सेकंड लास्ट को, यानी कि आखिरी से पहला। बरसगीर का पेनल्टीमेट वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेवल। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और जो लॉर्ड माउंट बैटन था ये सब कॉन्टिनेंट का लास्ट वाइसराय था। और सब कॉन्टिनेंट का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये 1858 में बना था। और ये जो लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन नंबर डी, इसने बंगाल की पार्टीशन की थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रिमेंड इन द बोट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, वेयर डिड द नूह's बोट स्टॉप। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बनाई हुई कश्ती में तकरीबन 6 महीने रहे थे और ये कश्ती कहाँ जाकर रुकी थी? ये जबल अल जूदी के मुकाम पर जाकर रुकी थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, माउंट जूदी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि माउंट जूदी कहाँ पर वाक़ है? ये तुर्की में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सेइंग्स ऑफ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर कॉल्ड। हज़रत मोहम्मद की सेइंग्स क्या कहलाती हैं? हदीस कौली। कौली का लफ्ज़ी मैंने ही सेइंग्स के हैं। और जो काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हो उसे हम हदीस फ़ेली कहा जाता है। अब हम कंप्यूटर के MCQs को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटर मार्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में हम वाटर मार्क के लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर मार्क होता क्या है। ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, ये जो टेक्स्ट के पीछे बड़ा सा लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, इसको हम वाटर मार्क कहते हैं। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये जो लोगो सा बना हुआ है गोल सा, इसको भी हम वाटर मार्क कहते हैं। और ये जो वाटर मार्क है ये हम अपनी कंपनी या फिर अपने ब्रांड की रिकग्निशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये टेक्स्ट भी हो सकता है और ये इमेज भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड करेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड इन द MS वर्ड। MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्टेड के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के बटन को एक ही वक्त पर दबाएंगे इकट्ठा तो वो जो सेलेक्टेड करेक्टर होगा वो सुपर स्क्रिप्टेड हो जाएगा, यानी कि पावर में चला जाएगा। जिस तरह हम ये ऐसा लिखा करते हैं कि 7 की पावर 2, जो ऊपर छोटा सा 2 होता है वो सुपर स्क्रिप्टेड होता है। और इसी तरह अगर आपने सेलेक्टेड करैक्टर्स को सब स्क्रिप्टेड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल इज़ इक्वल टू यूज़ होगी। कंट्रोल इक्वल को आप एक ही वक्त दबाएंगे तो वो जो आपने करैक्टर सेलेक्ट किया होगा वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि बेस फॉर्म में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज द यूज़र टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। पावर पॉइंट में एक ऑप्शन होता है ऑटो कंटेंट विज़ार्ड, जिसको यूज़ करके आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। और MS वर्ड में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए चार्ट विज़ार्ड ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस। जब आपने MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना हो, यानी कि सेंटर में करना हो, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस E। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। और इसके अलावा जो बाकी शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल प्लस S को सेव के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस C को कॉपी के लिए, जबकि कंट्रोल प्लस Z को अनडू के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इजी शॉर्टकट कीज़ हैं और ये तकरीबन हर पेपर में पूछी जाती हैं, इसको लाजमी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश साइन इज यूज टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन द MS एक्सेल। अगर आप चाहते हैं कि अगर एक सेल से आप किसी रो और कॉलम की वैल्यू को कॉपी करें और दूसरे सेल में पेस्ट करें और वो वैल्यू सेम ही रहे तो उसको हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। और उसके लिए डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और ये करने के लिए आप रो की वैल्यू के साथ भी ये डॉलर का साइन लगाएंगे और कॉलम की वैल्यू के साथ भी। अब हम चंद इंग्लिश की MCQs को देख लेते हैं। सबसे पहले एंटोनिम्स हैं, दिस गेव ऑल ऑफ अस अ फैबुलस आइडिया। फैबुलस का एंटोनिम देखना है। फैबुलस आइडिया कहते हैं बहुत ही अच्छे आइडिया को, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा? बहुत ही बुरा आइडिया, एक्सट्रीमली बैड। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, देयर सन इज़ प्रोडिजल। एंटोनिम ऑफ प्रोडिजल इज़। प्रोडिजल कहते हैं ऐसे बंदे को जो कि बहुत फजूल खर्ची करे, काफ़ी चीज़ें वेस्ट करे, एक्स्ट्रावेगेंट हो। इसका क्या उल्ट बनेगा? इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत ध्यान से चीज़ों को खर्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिज वे ऑफ राइटिंग मेक्स हिज स्टोरीज एडवेंचरस एंड इंगेजिंग। इंगेजिंग का एंटोनिम देखना था। इंगेजिंग कहते हैं कि ऐसी चीज़ को जो कि आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ कर ले। तो इसका क्या उल्ट बनेगा? जो आपको बोर करे, आपका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी ना हो। तो इसका उल्ट बनेगा बोरिंग। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एल्डरली हैड अ चिट चैट। सिनोनिम ऑफ चिट चैट इज। चिट चैट का क्या सिनोनिम है?
चिट चैट कहते हैं कि ऐसी कन्वर्सेशन को, एक ऐसी गुफ्तगू को जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, जिसकी कोई भी अहमियत ना हो। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। अ कन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, देयर वाज अ खीर फॉर डेजर्ट। यहाँ पर डेजर्ट का सिनोनिम देखना था। डेजर्ट कहते हैं कि ऐसी मीठी चीज़ को जो कि आप खाने के बाद खाएं। स्वीट फूड ईटन आफ्टर द एंड ऑफ मील। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये एक सुन्नत थी कि वो खाने के बाद कोई मीठी चीज़ खाया करते थे। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, द मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद वाज प्रिपेयर्ड बाय। इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान था वो किसने प्रिपेयर किया था? एस.बी. ज़ेसमान ने, C.A. डॉक्सियडिस ने, पैट्रिक गैडिस ने, या फिर S. बेंजर होवर्ड ने। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने बाज़ार तो 30 MCQs को कवर किया, लेकिन आप टेक्निकली देखे जाए तो तकरीबन कम से कम भी हमने 60-70 MCQs को पूरी डिटेल से कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।